बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू AS नॉवेल्स इन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। डियर लिसनर्स, आज जो कहानी मैं आपके लिए लाई हूँ उसका नाम है पछतावा और उसे तहरीर किया है बिनते अब्दुल अजीज ने। तो चलिए शुरू करते हैं। ये लें अम्मी, इस माह की तनख्वाह। अवैस ने माँ को रकम थमाते हुए कहा। अम्मी ने पैसे हाथ में लेकर गिने और बेटे की तरफ देखकर बोली, ये क्या? तुम तो कह रहे थे कि इस बार सेठ तनख्वाह बढ़ा कर देगा। हाँ अम्मी, कहा तो था, पर फैक्ट्री के हालात बहुत खराब चल रहे हैं। नए वर्करों को फारिग कर रहे हैं। मुझे काम करते हुए अभी साल ही तो हुआ है। मुझे भी डर है कि कहीं फारिग ही ना कर दें। तो अवैस, कितनी दफा तुझे कह चुकी हूँ बेटा, काम धंधा यहाँ सही नहीं चल रहा तो बाहर चला जा। जितनी मेहनत यहाँ करता है ना, वहाँ करेगा तो कम से कम फायदा तो होगा। 5 बहनें हैं तेरी, उनकी शादियाँ करनी है, फिर तेरी भी तो शादी करनी है। तेरा बूढ़ा बाप तो बस इतना ही कमाता है कि जैसे तैसे खाने पीने का गुजारा हो जाता है। तुझे ही सब कुछ करना है, अपनी जिम्मेदारी समझ। अच्छा चल जा, मुंह हाथ धो ले, अब मैं खाना लगवाती हूँ। अवैस माँ बाप का अकलौता बेटा था और उसकी 5 बहनें थी। अवैस अगरचे सबसे बड़ा था, पर खालदा चाहती थी कि पहले लड़कियों की शादियां हो जाएं, फिर लड़के की करूंगी। क्या पता बहू आने के बाद बेटा अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाए। इसी लालच में वो अपने बेटे को अच्छे से अच्छा कमाने पर रुखसाती रहती थी। वो बाहर जाकर कमाना नहीं चाहता था। अपने घर से दूर रहना उसे बहुत मुश्किल लगता था। सो हर बार अम्मी से एक ही बात सुन सुनकर उसने फैसला कर लिया कि बाहर जाकर ही कमाना ठीक रहेगा। इस तरह अम्मी की डांट डपट तो खत्म होगी और उसने कोशिशें शुरू कर दी। अवैस ने अपने दोस्त फैसल से बाहर जाने का जिक्र किया तो उसने कहा, मेरा कजन तारिक दुबई में जॉब करता है, एक आध हफ्ते में वो आने वाला है। अगर कोई वैकेंसी हुई तो वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा। शुक्रिया यार। अवैस ने शुक्रिया अदा किया। अरे दोस्त हो तुम मेरे, कोई एहसान नहीं कर रहा मैं, समझे? गैरों वाली बातें ना करो। दोनों बगलगीर हुए और अवैस पुरुमीद होकर घर आ गया, पर उसने अम्मी से इस बात का जिक्र नहीं किया। अगर बात ना बनी तो अम्मी तो पीछे ही पड़ जाएंगी, इसलिए उसने सोचा कि जब काम हो जाएगा तभी बताऊंगा, वो बहुत खुश होंगी। एक ही हफ्ते बाद अवैस के पास फैसल का फोन आ गया और उसने अवैस को बुलाया था। खैरियत? हाँ खैरियत ही है। मैंने बताया था ना अपने कजन के बारे में, तो वो मिलना चाहता है तुझसे। अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंचता हूँ। अवैस ने खुदा हाफिज कहकर फोन रख दिया। अवैस माँ से फैसल से मिलने जाने का कहकर उसके घर चला गया। तारिक की पर्सनैलिटी देखकर अवैस बहुत मुतासिर हुआ था। सलाम दुआ के बाद तारिक गोया हुआ था। मुझे फैसल ने बताया था कि तुम बाहर जाकर काम करना चाहते हो। सोच लो, बहुत मेहनत करना पड़ती है। तुम कभी बाहर नहीं गए? तुम्हें हौसला है अपने मुल्क से इतनी दूर गैरों में जाकर काम करने का? जी तारिक भाई, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। पूरी लगन और मेहनत से काम करूंगा। ठीक है, मैं एक प्रिंटिंग प्रेस में मशीन ऑपरेटर हूँ। चूंकि तुम्हें तजर्बा बिल्कुल नहीं है इस काम में, फिलहाल मैं हेल्पर के तौर पर वहाँ जॉब दिलवा सकता हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है? तारिक ने साफ बात की। अरे नहीं तारिक भाई, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स फैसल को दे देना और पासपोर्ट बनवा लो। मैं कुछ दिनों बाद चला जाऊंगा वापस। वहाँ जाकर इंशाल्लाह कुछ दिनों में तुम्हारा वीज़ा भिजवा दूंगा। तुम अपनी तैयारी मुकम्मल रखना। बहुत शुक्रिया भाई आपका। मैं अवैस कुछ आगे कहता तारिक ने रोक दिया। भाई तुम मेरे भाई के दोस्त हो, मुझे भी अपना दोस्त ही समझो। ओके, गुड लक। अवैस बहुत खुश था। फिर अब मसला पासपोर्ट बनवाने का था, जिसके लिए पैसों की ज़रूरत थी और अम्मी से पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल काम था। बहुत हिम्मत करके उसने माँ से जिक्र कर दिया। अम्मी को यकीन नहीं आया। पागल हो गया है अवैस, हर किसी पर फौरन यकीन कर लेता है। अगर पैसे डूब गए तो क्या होगा? नहीं डूबेंगे अम्मी, उन्होंने पूरा यकीन दिलाया है। आप मुझ पर भरोसा करें, आपकी ही तो ख्वाहिश पूरी कर रहा हूँ ना। अब कुछ पाने के लिए खोना तो पड़ता है। आप अभी पैसे दे दें, देखिएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। आखिरकार बहुत मिन्नत समाजत और यकीन दहानी के बाद खालदा मान गई और पैसे निकाल कर दे दिए। कुछ दिनों की भाग दौड़ के बाद पासपोर्ट भी तैयार हो गया था। अब तारिक की कॉल का इंतजार था। 2 महीने गुजर गए तो अम्मी की डांट डपट में इजाफा हो गया। अवैस बिल्कुल मायूस हो चुका था कि अचानक ही एक दिन तारिक की कॉल आ गई। उसे काम की मुबारकबाद देकर जल्द अज जल्द पहुंचने का कहा। अवैस ने फौरन तैयारियां शुरू कर दी। वो बहुत एक्साइटेड था और खालदा के कदम तो जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। बहनें उदास हो रही थीं भाई की जुदाई पर और अवैस के अब्बू शुएब साहब भी खामोश खामोश थे। आखिरकार वो दिन आ गया जब सब घर वाले अवैस को एयरपोर्ट छोड़ने गए
तो नम आंखों से अवैस सबसे मिलकर अंदर की तरफ रवाना हो गया। वो खुद भी बहुत अफसुर्दा था, पर उसके अज़म ने उसे हौसला दिया और वो कई ख्वाब लेकर तारिक की हिदायत पर अमल करते हुए कराची से दुबई एयरपोर्ट पहुंच गया। यहाँ पर उसे तारिक ने रिसीव किया और अपने फ्लैट में ले गया। वहाँ का माहौल और लोग उसके लिए बिल्कुल अजनबी थे, इसलिए वो नर्वस हो रहा था। तारिक ने उसे वहाँ के बारे में बहुत सी मुफीद बातें बताईं। फिर वो दिन उसने आराम करके गुजारा। अगले दिन तारिक उसे अपने मैनेजर के ऑफिस ले गया। मैनेजर के सवालात का उसने पूरे एतमाद से जवाब दिया। इंटरव्यू के बाद अवैस को ओके कर दिया गया। कुछ ही महीनों में सच्ची लगन और अनथक मेहनत से अवैस ने मैनेजर और सेठ को अपना गिरवीदा बना लिया और अवैस तरक्की करके हेल्पर से मशीन मैन बन गया। वो अपने घर वालों को फोन पर खैर खैरियत देता रहता था। घर वाले भी अवैस की तरक्की पर बहुत खुश थे। खालदा अपने शोहर से अक्सर कहती, देख लें, मैं ना कहती थी कि मेरा अवैस बाहर जाकर बड़ा आदमी बन जाएगा, यहाँ तो जिंदगी भर ख्वार ही रहता और आप खुद हर बार यही कहते थे, क्यों पीछे पड़ी रहती हो, यहीं कमाने दो, जितना नसीब में होगा हमें मिल ही जाएगा। अब बोले ना, क्या कहते हैं आप? पर शुएब साहब जवाब देने की बजाय खामोश रहते या उठकर बाहर चले जाते। खालदा मुंह बनाकर रह जाती। खुद तो सारी जिंदगी कमा ना सके, बेटे को भी अपनी तरह ख्वार करना चाहते थे। अच्छा हुआ मैंने इनकी एक ना चलने दी। अवैस के बाहर जाने के बाद जब पैसों की रेल पेल हो गई तो खालदा ने कहकर शुएब साहब से मिस्त्री और मजदूर बुलवाकर घर की मुरम्मत और रंगो रोगन वगैरह करवा लिया, क्योंकि उनके बकौल अच्छे रिश्ते अच्छे घर देख कर ही आते हैं। और ये हो भी गया था। अवैस को गए 8 माह हो चुके थे कि सबा का रिश्ता आ गया। तो जब उन्होंने निमरा को देखा तो दोनों बेटों के लिए दोनों बहनों को पसंद कर लिया। वो लोग जल्दी शादी करना चाहते थे, इसलिए अवैस 1.5 साल बाद 1 महीने की छुट्टी पर आया तो दोनों बहनों की शादी खूब धूमधाम से कर दी गई। 1 महीना यूं ही गुजर गया और अवैस वापस चला गया। अब उसको गए अभी 4 माह ही गुजरे थे कि सबा और निमरा की ससुराली रिश्तेदार रिदा का रिश्ता लेकर आ गईं। उन्होंने रिदा को शादी में देखा और वो उन्हें पसंद आ गई थी। उन्हें भी लड़का और लड़के का घर बार पसंद आ गया था, पर लड़के वालों का कहना था कि हम 6 माह के अंदर शादी करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी बेटी की भी शादी है तो हम दोनों की साथ करेंगे, अगर आपको एतराज ना हो, क्योंकि फिर हमारे करीबी रिश्तेदारों में शादियां हैं, इसलिए फिर 2 साल बाद ही कर पाएंगे। अगर 6 माह में शादी कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, मैं अपने बेटे से मशवरा करके आपको जवाब दूंगी। खालदा ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया, जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, अब हम चलते हैं, खुदा हाफिज। अम्मी, इतनी जल्दी क्या है? अभी तो कुछ ही महीनों पहले तो सबा और निमरा की शादी हुई है। अवैस को पता चला तो उसने कहा, हाँ बेटा मैं जानती हूँ, पर ये भी तो सोच के अच्छे रिश्ते बार बार नहीं मिलते। लेकिन अम्मी मेरी छुट्टी में तो टाइम लगेगा, मैं शादी में शरीक नहीं हो पाऊंगा। बेटा मैं समझती हूँ, पर मजबूरी है, तेरा वहाँ होना भी तो जरूरी है। फिर तू यहाँ हो या वहाँ, बस एक ही बात है। तू यही चाहता है ना तेरी बहनों के घर बस जाएं, पर तू मना करेगा तो मैं कह दूंगी उनसे। अवैस खामोश हो गया। अपनी वजह से उसने शादी लेट होना गवारा ना किया। माँ को कह दिया, मैं पैसे भेज देता हूँ, आप तैयारी करें। 6 महीने तैयारियों में यूं ही गुजर गए और रिदा पिया देश सिधार गई। अवैस परदेश में अपनी बहन की शादी की तस्वीरों को देखकर दिल बहला लेता। 1 साल बाद अवैस फिर 1 माह की छुट्टी पर घर आया। तीनों बहनें और बहनोई मिलने आए हुए थे। घर में खूब रौनक थी। अम्मी तो अपने बेटे पर सदके वारी हुए जा रही थी। अवैस भी अपनी अम्मी की मोहब्बत देखकर हैरान हो रहा था कि ये वही अम्मी थी जो बात बात पर झिड़कती रहती थी। अब इतना प्यार। 1 माह बाद वो वापस चला गया और घर में भी रौनक खत्म हो गई। खासकर शुएब साहब फिर खामोश खामोश रहने लगे, जो कि अवैस के आने से बहुत खुश थे। ऐसा नहीं था कि वो बेटे को बेटियों पर तरजीह देते थे, बल्कि बेटियां भी उनकी जान थी। पर बेटे का इतना दूर जाना उन्हें गवारा नहीं था, पर बेगम से मजबूर थे और किसी से कुछ कहते भी नहीं थे। अवैस मैं तुम्हारे लिए भी लड़की देखने का सोच रही हूँ, ताकि फिजा और महनूर के साथ ही तुम्हारी भी शादी कर दूं। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो, वरना फिर इजाजत दे दो ताकि मैं लड़की पसंद कर लूं। एक दिन अम्मी ने फोन पर कहा, अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? मुझसे इजाजत लेने की क्या जरूरत है? आप जिसे मेरे लिए पसंद करेंगी मैं कबूल कर लूंगा। बस एक बात है कि मैं चाहता हूँ कि पहले बहनों के फर्ज से सबकदोश हो जाऊं, फिर अपनी शादी करूं। आप चाहें तो मंगनी कर दें, पर शादी मैं 2-3 साल बाद ही करूंगा। लेकिन बेटा, अम्मी प्लीज आप जिद मत करें। अच्छा ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। अभी अवैस को छुट्टी पर आने में कुछ माह बाकी थे कि खालदा उसके लिए अपने भाई की बेटी किरण का रिश्ता मांगने चली गई।
तो भाभी और भाई बखुशी राजी हो गए क्योंकि उनकी दिली ख्वाहिश पूरी हो रही थी। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं तो खुद तुम्हारे घर आने का सोच रहा था। वकास के लिए फिजा का रिश्ता मांगने पर तुमने पहल कर दी। वकास की गवर्नमेंट जॉब थी। बज़ाहिर रिश्ते में कोई बुराई नहीं थी, पर खालदा वट्टे सट्टे की वजह से सोच में पड़ गई थी। बड़ी बेटियों के सामने जिक्र किया, उन्होंने समझाया तो वो मान गईं और अवैस के आ जाने के बाद मंगनी करने का प्रोग्राम तय पाया। उसे पता चला तो वो भी रिश्ते से खुश था क्योंकि वो भी किरण को पसंद करता था, पर मामू के मान जाने का यकीन नहीं था। अवैस छुट्टी पर आने के अगले दिन फैसल से मिलने गया। अपने रिश्ते के बारे में बताया तो फैसल भी बहुत खुश हुआ और इधर उधर की बात के बाद फैसल ने कहा, यार एक बात कहूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो? बोलो यार, बुरा मानने वाली क्या बात है? फैसल गोया हुआ। यार मेरे अम्मी अब्बू काफी दिन से मेरी शादी करने का कह रहे हैं, पर मैं टाल रहा था। अम्मी अब्बू अब बहुत मजबूर कर रहे हैं। अगर तुमको कोई एतराज ना हो तो मैं अम्मी अब्बू को तुम्हारे घर भेज दूं। अवैस ये सुनकर अचानक खड़ा हो गया। फैसल भी घबरा कर खड़ा हो गया और कुछ कहना चाहा। इससे पहले अवैस फैसल के गले लग गया। यार इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है अगर हमारी दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। फैसल फिर मैं कल अम्मी अब्बू को तुम्हारे घर भेज दूंगा। तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। और फिर दोनों हंसने लगे। फैसल के घर वालों को महनूर बहुत पसंद आई थी और खालदा को भी फैसल पसंद आया था। इसलिए अवैस के जाने से पहले तीनों की खूब धूमधाम से मंगनी कर दी गई और फिर अवैस बहुत सारी यादें लेकर वापस चला गया। फिजा और महनूर की शादी अगले साल होना करार पाई, जबकि अवैस की शादी मजीद 2 साल के बाद तय कर दी गई। अगले साल अवैस छुट्टियों पर आया तो फिजा और महनूर की शादी की तैयारियों में मसरूफ हो गया। घर में खूब रौनक लगी हुई थी। फिजा और महनूर की शादियां भी हो गईं। सबा, निमरा और रिदा तीनों अपनी बेटी और बेटों के साथ रुकी हुई थी। फिर एक एक करके ये लोग भी अपने घर चली गईं और अवैस भी अपनी छुट्टियां मुकम्मल होने के बाद चला गया। अब की बार वो कह कर गया था कि अब वो 2 साल बाद ही आएगा। सब ने वजह पूछी पर उसने काम की ज्यादती का बता दिया तो सब खामोश हो गए। अवैस के जाने के बाद तो घर बिल्कुल ही वीरान हो गया था। लड़कियां भी अपने ससुरालों से एक आध दिन के लिए मिलने चली आती। शुएब साहब तो पहले ही खामोश रहते थे। खालदा को अब तन्हाई से वहशत होने लगी थी। जैसे तैसे 1 साल गुजर गया। मजीद 1 साल गुजारना खालदा को नामुमकिन लग रहा था। इसलिए बेटे को फोन करके कहा, बेटा अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। जल्द अज जल्द छुट्टी लेकर आने की कोशिश करो। मैं यहाँ तुम्हारी शादी की तैयारियां शुरू कर रही हूँ। काम तो सारी जिंदगी का है, बस अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। अवैस खामोशी से अपनी अम्मी की बातें सुन रहा था। जब वो खामोश हुई तो बोला, अम्मी मैंने आपसे 2 साल का इसलिए वक्त मांगा था कि मेरी मैनेजर से बात हुई थी कि उन्होंने कहा है कि अगर 1 साल बाद जाओगे तो 1 माह की छुट्टी ही मिलेगी, लेकिन अगर 2 साल मुस्तकिल काम करोगे तो मैं 2 माह की छुट्टियां दिलवा दूंगा। इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ माह और रुक जाएं। ठीक है बेटा। अच्छा अब्बू कैसे हैं? तुम्हारे अब्बू वैसे ही हैं, बल्कि अब तो और ज्यादा चुप चुप रहने लगे हैं। अकेले हो गए हैं ना। चलें कुछ दिनों की बात है, मैं आ जाऊंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा जल्दी आ जाओ। जी ठीक है अम्मी, फिर बात करेंगे। खुदा हाफिज। जीते रहो, खुश रहो। खालदा ने ढेरों दुआओं के साथ फोन बंद कर दिया। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मेरा अवैस बिल्कुल ठीक है। सुबह तो मेरी बात हुई है उससे। तुम झूठ बोल रहे हो फैसल, तुम झूठ बोल रहे हो। अम्मी संभाले खुद को। महनूर पानी पिलाओ अम्मी को। मेरा अवैस ठीक है, उसकी शादी है 1 हफ्ते बाद। वो ठीक है बिल्कुल, वो आएगा मेरे पास। अवैस की अचानक मौत की खबर ने सबको बेहाल कर दिया था। पूरा घर मातम और सोग में डूबा हुआ था। फैसल के पास तारिक का फोन आया था। अवैस का खतरनाक एक्सीडेंट हो गया है और हालत तशवीशनाक है। अभी फैसल ने सब रिश्तेदारों को बताया था कि अवैस के लिए दुआ करें कि आधे घंटे बाद अवैस के इंतकाल की खबर पहुंच गई और तारिक अवैस की डेड बॉडी पाकिस्तान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। अवैस के इंतकाल के 15 दिन बाद खालदा के नाम फैसल एक लिफाफा लेकर आया था। शुएब साहब अंदर कमरे में आए और बीवी से कहा, लो तुम्हारा बेटा आ गया। खालदा हैरान होकर कभी अपने शोहर और कभी लिफाफे को देखती। खालदा ने लिफाफा लेकर खोला तो उसमें 2 लाख रुपए थे जो अवैस के सेठ ने प्रेस की तरफ से अवैस के घर वालों के लिए भेजे थे। तुम बिला वजह रो रही थी कि अवैस मर गया, अब पैसे कहाँ से आएंगे? लो मेरा बेटा मरते मरते भी तुम्हें पैसे दे गया। ये आप क्या कह रहे हैं? खालदा ने रोते हुए शोहर से कहा। ठीक कह रहा हूँ, मेरा बेटा हादसे में नहीं मरा बल्कि तुम्हारी हवस ने उसे मार डाला। मैंने लाख समझाया था तुम्हें, पर तुम्हारे दिमाग पर तो दौलत और बेटियों की शादी की धुन सवार थी। मेरा बेटा तो तुम्हारे लिए पैसे कमाने की मशीन था ना। अब तो खुश हो, बेटा मरा तो क्या हुआ,
पैसे तो आ गए। रोते हुए शुएब साहब बाहर निकल गए और खालदा साकित खड़ी पैसों को घूर रही थी। वो सोच रही थी, वाकई मैंने अपने बेटे को पैसों की वजह से इतना दूर कर दिया था, पर मुझे क्या पता था कि वो इतनी जल्दी हमेशा के लिए ही दूर चला जाएगा। काश मैंने उसे इतनी दूर ना भेजा होता तो शायद आज भी वो हमारे पास होता। आंसू तेजी से उनकी आंखों से बरस रहे थे, पर अब पछताए क्या होवत जब चिड़ियां चुग गईं खेत। डियर लिसनर्स, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अपनी पसंदीदगी के इजहार के लिए लाइक बटन को प्रेस कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।